नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भारत के साथ साथ वैश्विक समुदाय के लिए इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। अमेरिका का इम्पोर्टेंट इतना अधिक है कि भारत के साथ साथ वैश्विक समुदाय भी अमेरिका को केंद्र में रख करके अपनी राजनीति, अपनी अर्थनीति के साथ साथ संवैधानिक नीतियों को भी डिफाइन करता है। आखिर अमेरिका का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी कहा है कि हमने अधिकांशतः वैश्विक समुदाय के सभी संविधानों का विस्तृत अध्ययन किया है। महज ये बात जरूर है कि ब्रिटेन के संविधान की हमारे संविधान में बहुत बड़ा भाग लिया गया है, किंतु अमेरिकी के संविधान की कम महत्ता नहीं रही है। दोस्तों, अमेरिका की नीति का या अमेरिका का इतना अधिक महत्व है कि भारत अपनी अर्थनीति हो या वैश्विक नीति हो या विदेश नीति हो, अमेरिका को देख करके ही डिफाइन करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का जहां राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, किंतु ऐसा नहीं है अमेरिका में। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। दोस्तों, अगर हम भारतीय राष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय राष्ट्रपति के पद की वैधानिकता आर्टिकल 52 में दी गई है, और वहीं इसकी योग्यताओं की बात करें तो 58 में भारत के राष्ट्रपति की योग्यताओं का प्रावधान किया गया है कि ऐसे कौन कौन सी योग्यताएं हैं कि भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए तथा भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की वैधानिकता आर्टिकल 56 में दी हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिकी के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह 4 साल का उसका कार्यकाल होता है और यह निश्चित होता है। दोस्तों, अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान भारत की तरह सरल और कठिन का मिश्रण नहीं है, जबकि यह कठोर संविधान है। अब तक की अगर हम बात करें तो यह लगभग 4000 शब्दों में लिखित संविधान है। विश्व का लगभग पहला लिखित संविधान इसे माना जा सकता है, क्योंकि यह जो हमारे स्टार्ट हुआ है लगभग 4 मार्च 1789 से लगभग 250 से अधिक सालों से अमेरिका का संविधान चल रहा है और महज बहुत ही कम संशोधन हुए हैं, जबकि भारत का संविधान महज 75 वर्षों में 100 से अधिक संशोधन कर चुका है। दोस्तों, अगर हम भारतीय राष्ट्रपति में शपथ की बात करें तो आर्टिकल 60 में भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। जिसकी शपथ कौन दिलाता है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बतलाइएगा। अगर हम इसके महाभियोग की बात करें तो महाभियोग भारत के राष्ट्रपति में भी चलता है और अमेरिकी राष्ट्रपति में भी चलता है। अगर हम महाभियोग शब्द की बात करें तो महाभियोग शब्द हमारा आर्टिकल 56 में दिया हुआ है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी हुई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की एक अलग प्रक्रिया है। निर्वाचन की एक अलग प्रक्रिया है। ये मुख्यतः 2 प्रक्रियाओं में संपन्न होता है। दोस्तों, अगर हम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है। एक अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है। दोस्तों, ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। किंतु अगर हम आज बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें जो पहले होता है ना, हर एक राजनीतिक दल कुछ सदस्यों को नियुक्त करता है और उन सदस्यों की प्राथमिकता की सदस्यता जो लिए रहते हैं वो उसमें वोट करता है। इसका जो कोटा प्राप्त करना होता है वो कोटा होता है हमारा, कोटा होता है यहाँ पे कुल वैल्यू
वैलिड वोट बटे नंबर ऑफ सीट +1 दोस्तों, जबकि भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना विकल संख्याड़ी मत पद्धति के द्वारा होता है, यह एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होता है जिसे आम नागरिक नहीं समझ पाता। हाँ, ये दोनों ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं। यही अमेरिका में, जैसे हम दूसरी बात करें तो पहले नंबर में यहाँ से कोटा निर्वाचक मंडल, यहाँ पे निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड हो जाते हैं। लगभग 538 इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य यहाँ से आते हैं और हर एक पार्टी अपने अपने सदस्यों को 538 में उतारती है। दोस्तों, इसमें भी बात करें ना तो इसमें से जो हमारे 435 सदस्य है ना, वो 435 सदस्य हमारे प्रतिनिधि सभा के समान ही अन्य व्यक्ति होते हैं। और इसी में 100 सदस्य बात करें तो 100 सदस्य हमारे सीनेट के समान ही अन्य सदस्य होते हैं। यहाँ दोस्तों जो सीनेट है अमेरिका में, वो भारतीय संसद के समान ही होती है। जैसे कि भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वही उसी तरह भारत में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उसी तरह यहाँ की संसद को सीनेट कहा जाता है। यहाँ दोस्तों 3 जो सदस्य होते हैं, वह 3 सदस्य हमारे वांशिक डीसी से होते हैं। यहाँ पर जो एक निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाता है, यह कोटा 270 प्लस होता है। जो भी इसे प्राप्त कर लेता है वह अमेरिका का राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है। किंतु दोस्तों यहाँ एक चीज और भी है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, अर्थात किसी पार्टी को भी हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में राष्ट्रपति के, तो यहाँ पर बहुत सी चीजें असमंजस में पड़ी हुई हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर किसी प्रतिनिधि को पहली बार में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो पुनः द्वितीय मत पद्धति होती है, दूसरी बार फिर से काउंटिंग की जाती है। अगर इसमें भी बहुमत नहीं प्राप्त होता तो तृतीय बार काउंटिंग की जाती है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि किसी भी एक सदस्य को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता। यहाँ पर एक बात और भारत में देखने को बात है कि अगर किसी सदस्य, जैसे पहली बार किसी सदस्य को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो जो सबसे कम वोट प्राप्त करने वाला सदस्य होगा, जिसकी सबसे कम वोट प्राप्त करने वाला उसकी वोटें दूसरे सदस्यों को उसी अनुपात में दे दी जाती हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर उनकी शक्तियों की भी बात करें तो भारतीय राष्ट्रपति जो कि नामात्र का होता है, जैसे कि इसकी भारत के राष्ट्रपति की तुलना हम यूके की महारानी से कर सकते हैं। जिस प्रकार यूके की महारानी सिर्फ एक कठपुतली होती है, क्योंकि यूके की जो महारानी होती है उन्हें अपनी मृत्यु के लिए भी रिटर्न लिख करके देना पड़ता है, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां हैं। जैसे हम विधायी शक्तियों की बात करें तो विधायी शक्तियों में क्या करता है राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, उसको आहूत करता है, सत्रावसान करता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर किसी विधेयक को लेकर के मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह संयुक्त बैठक का भी प्रावधान करता है। दोस्तों, अध्यादेश भी जारी करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों, अगली शक्तियों की बात करें तो हमारी प्रशासनिक शक्ति होती है। प्रशासनिक शक्ति में क्या होता है कि यह आर्टिकल 53 के अनुसार यह कार्यपालिका करता है। यह आर्टिकल 75(1) के अनुसार यह पीएम की नियुक्ति करता है तथा पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें शपथ भी दिलवाता है। यह राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाली बैठकों की अध्यक्षता भी भारत का राष्ट्रपति करता है। यह यूपीएससी बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ भी दिलवाता है। दोस्तों, अगर हम इसकी वीटो पावर की बात करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यह जरूर से जरूर बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों में क्या अंतर है। जहां पर भारतीय राष्ट्रपति को सिर्फ 3 वीटो शक्तियां प्राप्त हैं,
किंतु अमेरिकी राष्ट्रपति को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हम वीटो की बात करें तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 111 है उसमें वीटो के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों वीटो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है वह हमारे 3 है। कौन कौन से? निरपेक्ष वीटो, पॉकेट वीटो। दोस्तों अगर हम आपसे बात भी करें तो निरपेक्ष वीटो कौन से देश से लिया गया है, पॉकेट वीटो कौन से देश से लिया गया है, और विलंबनकारी वीटो निलंबन वीटो का कौन से देश से लिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम निरपेक्ष वीटो की बात करते हैं तो निरपेक्ष वीटो हमारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटिश संविधान से। वहीं पॉकेट वीटो हमारा कौन से संविधान से लिया गया है? यह हमारा अमेरिकी संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पर हमारा जो निलंबनकारी वीटो है यह हमारा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पॉकेट वीटो का प्रयोग एक बार किया जा चुका है और आप हमें यह जरूर कमेंट से बात बताइए कि वह कौन सा विधेयक था जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। दोस्तों अगर ये देखने में तो हमें जरूर लगता है कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ कार्यपालिका या नामांत्र का होता है, किंतु जब बात आती है देश की एकता और अखंडता की तब भारत का राष्ट्रपति लगातार इन विधियों का प्रयोग करता रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें आपातकालीन शक्तियों में तो भाग 18 में जर्मनी के संविधान से हम ये लिए हैं आपातकालीन शक्तियां, ये क्यों जरूरी हैं इसके बारे में हम चर्चा एवं परिचर्चा करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम आजादी के तुरंत बाद से ही अगर हम बात करें तो हम पहला बार ही 61 में लड़ चुके थे चीन के साथ। इसके बाद फिर हम पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध लड़े, एक शास्त्री के समय और एक इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश की स्थिति हम देखे। इसके बाद हम वाजपेयी के समय भी स्थितियों को बेहद गंभीर हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ऐसे में जो हमारी आपातकालीन शक्तियां हैं ये बहुत ही जरूरी हो जाती हैं, चाहे वो फिर पंजाब के दंगे रहे हों या मणिपुर की हिंसा रही हो या उत्तर प्रदेश की स्थितियां रही हों, कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि किसी शायर ने लिखा है कि क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। दोस्तों इसी प्रकार हम बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 52 में दिया गया है। आर्टिकल 52 क्या कहता है दोस्तों? यह राष्ट्रीय आपातकाल हमारा आर्टिकल 52 में दिया गया है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 52 में है। इसमें यह लिखा हुआ है कि यदि भारत में कोई युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किंतु इसके लिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश की आवश्यकता होती है। दोस्तों आप हमें यह जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा स्रोत है जहां पर मंत्रिपरिषद शब्द की बात की गई है, मंत्रिमंडल शब्द की बात की गई है। दोस्तों यहीं पर हमें फिर से हम देखें तो हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम इसमें पुनः से किया गया जो 1978 में हुआ था। दोस्तों इसमें जो सशस्त्र विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह को पुनः डिफाइन करके इसमें कह दिया गया है कि सशस्त्र विद्रोह को पुनः डिफाइन किया गया और इसमें कहा गया कि इसमें लिखित सिफारिश की बात की गई और सशस्त्र विद्रोह को इसमें डिफाइन किया गया है और इसमें जोर दिया गया है कि इसमें लगभग 30 दिन के अंतर्गत ही हमें लिखित सिफारिश संसद के द्वारा मिल जानी चाहिए और यहाँ पर संसद 30 दिन के भीतर अपना बहुमत का परीक्षण भी कर सकता है। किंतु अगर यहाँ पर बहुमत का परीक्षण नहीं होता तो ये समाप्त राष्ट्रपति इसे समाप्त कर सकता है। दोस्तों अगली हम बात करें तो समाप्त होने की बात जब आती है आपातकाल में तो इसके कई सारे रीजन होते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति भी इसे डायरेक्टली समाप्त कर सकता है यदि संसद यानी लोकसभा साधारण बहुमत से यह अनुमोदित कर देती है तो भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। अगर हम इसके प्रभावों की बात करें तो प्रभावों में भी यह क्या होता है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है तो राज्यों की जो प्रशासनिक शक्ति होती है वह केंद्र के पास आ जाती है। ऐसी स्थिति में जो राज्य के लॉ एंड ऑर्डर एवं कोई भी विधेयक कानून बनाना हो तो वह कौन डिफाइन करता है? संसद बनाने लगती है। दोस्तों अगर हम राज्य सूची के किसी विषय पर भी बात करें तो संसद बनाने लगती है। हमारे जो फंडामेंटल राइट भी हैं वह भी हमारे निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर। दूसरा जो हमारा आती है शक्ति वह आती है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। दोस्तों राष्ट्रपति शासन
आर्टिकल 356। यह कई अलग अलग क्षेत्रों में भी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? यदि किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ऐसा राज्यपाल को लगता है, या जहां की विधायिका है तो साधारण बहुमत से संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो ऐसा राज्यपाल को लगता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है कि वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। ऐसी स्थिति में जो वहां की शक्तियां होती हैं वह राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार या राष्ट्रपति शासन करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वहां की जो विधानसभा होती है वह भी भंग हो जाती है। दोस्तों, अगली शक्ति की अगर हम बात करें तो हमारी वित्तीय आपातकाल की आती है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में 360 में दिया हुआ है। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल जैसा कि आप सभी को पता है कि 1991 का दौर वह था जब हमारे भारत के पास वित्त बहुत ही कम था, महज 15 दिनों के लिए। किंतु ऐसी स्थिति में भारत के जो तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक नीतियों को ही बदल दिया और एलपीजी प्रतिमान लागू कर दिया, जिसकी वजह से आज हम लगभग 2047 तक हम विकसित राष्ट्र की संकल्पना को भी पूरा करने की। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसी समय भारत की जो विदेशी फंड था, जो भारत की इकोनॉमिक्स थी, वो बहुत ही डामाडोल हो गई थी और महज 15 दिनों का ही हमारे पास विदेशी फंड बचा हुआ था। तो ऐसे में भारत उस समय के तत्काल वित्त मंत्री और करके एलपीजी प्रतिमान लेकर के आया। और दोस्तों, इसका अगर हम प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव किसी भी राज्य में वेतन की कटौती वगैरह की सारी की जा सकती हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा।